हेलो दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और आपके लिए यहाँ आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। बिल्कुल इसकी पहली कड़ी महात्मा गांधी की राजनीतिक यात्रा के पहले भाग को आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग भाग 2 के अंतर्गत आएंगे। पहले भाग में आपने महात्मा गांधी की जो राजनीतिक यात्रा दक्षिण अफ्रीका में हुई थी उसको आप लोग देखे, जाने, समझे। बहुत सारे प्रश्न वहां से बनते हैं जो कि प्रश्नों के रूप में भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आज हम लोग यहाँ पे भाग 2 के अंतर्गत भारत में महात्मा गांधी का आगमन और भारत में उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जो होती है उसको हम लोग जानेंगे। तो भाग 2 के अंतर्गत आप मूल रूप से जानेंगे चंपारण सत्याग्रह। बिल्कुल दोस्तों, यह चंपारण सत्याग्रह जो है सो भारत में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। चूंकि अगर प्रश्न यह बहुत बार पूछे गए हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा है सो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जो कि वहां पे आप जानते हैं एशियाटिक जो वहां पे लगाए गए थे, रजिस्ट्रेशन एक्ट को लगाए गए थे, उसके विरुद्ध में उनके द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन 2 तरह के बनते हैं। एक क्वेश्चन बनते हैं कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा कहां किया गया था, तो वो चंपारण में। तो चलिए, खैर प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, बिल्कुल दोस्तों 1915 में भारत उनका आगमन होता है। कहां आगमन होता है? बंबई के तट पर। बंबई के तट पर। देखिए, ये प्रश्न पूछे गए इसलिए बंबई को बताना हम जरूरी समझते हैं। यहां पर बंबई के तट पर पहली बार उतरते हैं, दक्षिण अफ्रीका से आकर यहां उतरते हैं, 1915 में आते हैं। यहां की जो राजनीतिक स्थिति है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी छवि को बना चुका था, लेकिन अभी भी वह अंग्रेजों का पिछलग्गू था। और 1916 में है सो लखनऊ अधिवेशन चल रहा है। यहां पे लखनऊ में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस लखनऊ अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं। और यहीं पर पहला वह जो बंदा है जो इस किसानों की समस्या, खास करके चंपारण जो नील के किसानों की समस्या जो थी उसको लेकर वह व्यक्ति आता है, जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, बिल्कुल दोस्तों, राजकुमार शुक्ला बिहार के रहने वाले चंपारण के वह एक किसान थे, समृद्ध किसान थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उनको भी परेशान किया जा रहा था। उनकी जमीनों पर है सो कब्जे किए जा रहे थे और जबरदस्ती है सो उनसे बाध्य उनको कर देने के लिए, या फिर है सो ये नील का जो खेती करने के लिए उनको भी बाध्य किया जा रहा था। इन सभी समस्याओं को लेकर वह महात्मा गांधी से मिलना चाह रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो रजिस्ट्रेशन, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह किए थे, उनको सफलता मिली थी। ये आवाज, सफलता की आवाज जो है सो भारत तक आ चुकी थी। क्योंकि वहां पर जो दक्षिण अफ्रीका में जो लोग रह रहे थे वो यही भारत के रहने वाले बहुत सारे लोग थे वहां पे दक्षिण अफ्रीका में, और गुजरात के लोग थे। महात्मा गांधी की इस सफलता की कहानी यहां तक पहुंच चुकी थी और यह आवाज राजकुमार शुक्ला के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, और राजकुमार शुक्ला इसलिए उनसे मिलना चाह रहे थे और यहां पर आए राजकुमार शुक्ला, महात्मा गांधी से मिलने का प्रयास किए। कहां? लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन महात्मा गांधी उन पर कोई केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ला उनके पीछे लगा हुआ रहता है। और क्रमशः लखनऊ के बाद वह है सो कानपुर में महात्मा गांधी जाते हैं, उनके पीछे कानपुर तक वो चले जाते हैं। फिर कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता में उनके पीछे लगे रहते हैं। महात्मा गांधी को लगता है कि यह बंदा आखिर मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है, जरूर इसके साथ कुछ बड़ी समस्या है। और तब महात्मा गांधी अब राजकुमार शुक्ला को पहचानने लगे थे, उनसे उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, तो वह बताता है। तो फिर महात्मा गांधी है सो बोलते हैं कि ठीक है, मैं जब ही अभी बिहार आऊंगा तो चंपारण जरूर आऊंगा, और यह मैं वादा करता हूं कि मैं चंपारण आऊंगा। और इस प्रकार से महात्मा गांधी यह जो वादा कर लेते हैं, तो राजकुमार शुक्ला को लगता है कि वास्तव में अब कुछ बात बनेगी। और इसके बाद महात्मा गांधी जब भी पटना आते हैं, राजकुमार शुक्ला पटना भी पहुंच जाते हैं, मुजफ्फरपुर आते हैं। अब पटना आने के बाद वह है सो चंपारण की तरफ चलते हैं। चंपारण की तरफ चलते हैं, मुजफ्फरपुर होकर वह है सो चंपारण पहुंचते हैं। तो मुजफ्फरपुर में पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी से होती है। अब यहाँ पर महात्मा गांधी यहाँ बिहार के जो स्थानीय नेता हैं उन सभी को सम्मिलित करके चंपारण चलते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो नेता हैं, चूंकि प्रश्न पूछे गए हैं तो उन महत्वपूर्ण नेताओं में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद हैं, महादेव गोसाई हैं, जेबी कृपलानी है, ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं को लेकर चंपारण जाते हैं। वहां पर इनको भी धमकाया जाता है कि आप यदि इन किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी जानते हैं कि आंदोलन यह हमारा है सो अधिकार है और इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और महात्मा गांधी जैसे ही स्टेशन पर, रेलवे के द्वारा स्टेशन पर, चंपारण स्टेशन पर पहुंचते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है वहां के डीएम के द्वारा, और गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां पर जज उनको है सो सम्मान पूर्वक उनकी रिहाई कर देते हैं। और फिर यह ब्रिटिश सरकार पर को यह आदेश दिया जाता है कि इनकी समस्याओं को देखे, जांच करें, और उसके बाद जांच कमेटी बनती है। और फिर जांच कमेटी बनने के बाद नील किसानों की जो समस्या रहती है उससे उनको मुक्ति मिलती है। और यह उस कमेटी के द्वारा दिया जाता है कि जो चाहते हैं नील की खेती कर सकते हैं या ना कर सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम अब बताते हैं कि यह समस्या क्या थी। यह 3 कठिया व्यवस्था के नाम से हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है। 3 कठिया व्यवस्था अर्थात जो 1 बीघा का हमारा जो होता है 20 कट्ठा, उसमें से 3 कट्ठे पर किसानों को ये नील की खेती करना अनिवार्य था। चलिए कोई बात नहीं, नील की खेती करना है तो उससे क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या क्या होती है सो मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पे इस 3 कठिया व्यवस्था में नील की खेती करने को बाध्य किया जाता था और नील की खेती किसानों के द्वारा नहीं करने पर उनके जमीन को जो है सो उस पर अधिकार कर लिया जाता था। तो 3 कठिया व्यवस्था में नील की खेती किसान करते थे, अपनी पूंजी को लगाते थे, बहुत अधिक पूंजी भी लगती थी उस 3 कट्ठे जमीन पर। और जब नील का उत्पादन वह करके नील को तैयार करते थे तो यूरोप की मंडी में जाती थी, वहां बेचे जाते थे। चलिए यहां तक ठीक है। लेकिन अब जो समय आ गया था यह जो है सो 1917 का, जिस समय महात्मा गांधी वहां पहुंचते हैं, ये जो समय है, इस समय में जो है सो यूरोप में रासायनिक नील का उत्पादन हो चुका था। और रासायनिक नील के उत्पादन होने की वजह से अब यहां से जो नील यूरोप जाते थे उसकी मांगें समाप्त हो चुकी थी। तो यह जो नील उत्पादन होता था यहीं पर रह जाता था और रद्दी के रूप में यहां पड़ा रहता था। तो इसका कोई उपयोग नहीं था। लेकिन किसानों को विवश कर दिया गया था कि आप जो है सो नील का उत्पादन करेंगे। अब ये तो एक इनका मेहनत, पूंजी, सभी कुछ लगा, नील कोई काम का नहीं है। दूसरी समस्या यह थी कि नील की खेती जब करते थे तो वह जमीन है सो एक फसल अर्थात एक ही खेती के बाद वह है सो उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, वह उपजाऊ जो है सो अगले फसल के योग्य नहीं रहता था। तो यह समस्या दूसरी समस्या थी। जनरल आप जानते होंगे, चूंकि आप अगर किसान हैं तो ये जानते होंगे कि खेती जब हम लोग उसमें खाद वगैरह डालते हैं तो 3 फसल हम लोग वहां से उपज कर सकते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता था। तो यह दूसरी समस्या थी। इन्हीं समस्या को लेकर महात्मा गांधी से वह बार बार सभी किसान आग्रह कर रहे थे और अंत महात्मा गांधी की यहाँ जीत होती है। और इस प्रकार से ये जो है सो नील की समस्या से किसानों को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्नों को लेकर हम अगले वीडियो में हाजिर होते हैं। गर्मी काफी आप देख सकते हैं, पसीना हमें काफी आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।